24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, यानी तीसरे नंबर की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था रीट में, उससे संबंधित बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं वो क्या क्या थे और उनके क्या आंसर हो सकते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। तीसरा, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। और चौथा, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो दोस्तों इसमें बी सी डी विकल्प में दिए गए कथन तो सत्य है, लेकिन पहला जो कथन है वो सत्य नहीं है। दरअसल पहला कथन दिया हुआ विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक अवस्था का अपना अलग प्रकार का विशेष महत्व होता है, प्रत्येक अवस्था में अलग प्रकार का विकास होता है, इसलिए फर्स्ट जो विकल्प इसमें दिया गया है वो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा इसमें, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के 3 चरण और 6 अवस्थाएं उल्लिखित की थी और एक बालक के विकास के बारे में इन्होंने बताया था कि नैतिक विकास किस तरह से होता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां और अभिक्षमता में अंतर। तो व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय चयन, वो अभिक्षमता के आधार पर होता है, क्योंकि अभिक्षमता ही एक व्यक्ति के व्यवसाय को दिया जाने वाला नाम है। इसका मतलब अभिक्षमता में अंतर के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार व्यवसाय का चयन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में चौथा प्रश्न था इसमें, बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। तो बाल विकास में वातावरण की जो भूमिका होती है वो होती है दोस्तों आदतों के निर्माण में योगदान देने वाली। तो यहाँ वातावरण की भूमिका होने से अर्जित व्यवहार की ओर ये बात कर रहा है, और इनमें से अर्जित व्यवहार पूर्ण रूप से जो होता है वो होता आदत, इसीलिए चौथा इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद में है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। तो व्यक्तित्व के निर्माण के संदर्भ में जो है दिए गए विद्वानों में से किसने कोई सिद्धांत नहीं दिया। तो पॉल क्रॉस्टा व रॉबर्ट मैक्रके, रेमंड केटल, हैंस आइजैक और ऑलपॉट। तो दोस्तों रेमंड केटल और ऑलपॉट ने तो सीधा सीधा शील के गुणों का सिद्धांत दिया है। हैंस आइजैक ने भी अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया, जिसमें गुणों के आधार पर इन्होंने बताया था, और जैसे कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग करते हुए एक व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बताया था। लेकिन पॉल क्रॉस्टा ने इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं दिया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं प्रतिपादित किया पूछ रहा है, इसलिए होगा पॉल क्रॉस्टा व रॉबर्ट मैक्रके। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। नैदानिक निदान के लिए वैध है, इस परीक्षण को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो इसका देखिए MMPI, 16PF, EPPS और TAT परीक्षण, इनमें से दोस्तों जो माइनेसोटा परीक्षण है जिसको हम MMPI कहते हैं, ये 1940 में हाथवे और मैकनील के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा दिए गए इस परीक्षण का मूल ध्येय जो था वो नैदानिक प्रकार का था, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो दोस्तों द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और इसके बाद में इसमें आता है त्रिआयामी। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये इसमें गलत लिखा हुआ है हिंदी में, आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, और इंग्लिश में जो दिया गया वो ट्राईआर्किक थ्योरी, और ट्राईआर्किक थ्योरी देने का श्रेय जाता है किसको, स्टर्नबर्ग को। तो कभी कभी जैसे हिंदी का उच्चारण यदि गलत भी किया हुआ है या वर्तनी गलत हो तो अपने को अंग्रेज़ी के आधार पर उसका सही आंसर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका सी, है ना। वैसे इन्होंने त्रिचापीय या त्रिवर्गीय सिद्धांत दिया था, क्योंकि त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये गिल्फोर्ड का, जेपी गिल्फोर्ड का, लेकिन इंग्लिश में इसका जो वर्जन दिया हुआ वो ट्राईआर्किक दिया हुआ और ये स्टर्नबर्ग का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में 8वां है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। दोस्तों ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, एक से अधिक बार परीक्षा में आ चुका है, ये है भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण को हम बुद्धि का निष्पादन परीक्षण के रूप में जानते हैं। इसके बाद में 9वां प्रश्न है आपके लिए,
व्यक्तित्व विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। तो यहाँ पर देखो सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता, तो सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता और शील गुणों का अंतर संबंध। इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्न प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो अधिगम समानता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात जहाँ हो रही है ना, तो वहाँ अधिगम समानता तो हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से उनमें अलग अलग प्रकार का अधिगम होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, पाठ्यक्रम को बड़ा किया जाना चाहिए। उपचारात्मक अध्यापन इनके लिए नहीं होता। उपचारात्मक अध्यापन जो होता है वो तो कमज़ोर बालकों के लिए होता है, पिछड़े बालकों के लिए होता है। इसका मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। जो प्रासंगिक नहीं है वो क्या है? उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणोन्नति और विशेष कक्षाएं, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक अध्यापन, बी, प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो यहाँ पर देखो अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया देखो दोस्तों सभी पेपरों में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पेपर हुए अब तक के, जिनके सॉल्यूशन हमने देखे, उनमें सब में आ रहा है। तो डिसलेक्सिया एक महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमता है, बार बार इसको हर पेपर में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना अधिगम अक्षमता का प्रकार है डिसलेक्सिया। इसके बाद में कुछ समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, चिंता, कुंठा। देखो टेंशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इसके बाद में चिंता का होना, एंजाइटी का होना, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों, जिसको हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व जो होता है ये होता है अपने आप के अंदर क्या, विशेष रूप से निर्णय लिया जाता है। इसमें निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना पड़ता है इसमें, क्योंकि दो परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो द्वंद्व। इसके बाद में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, समस्या में बहुविध प्रकार से जो है उत्तर का होना, चिंतन में लचीलापन होना, और उसके बाद में चिंतन मौलिकता। तो JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं है, तो चिंतन में समानुभूति, ए इसका राइट आंसर होगा। बहुविध उत्तर देना, लचीलापन, मौलिकता तो इनमें पाई जाती है, समानुभूति नहीं पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? तो डाउन संलक्षण कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम भी इसको हम कह सकते हैं, तो इसका होगा डी। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, साहचर्य का नियम। तो दोस्तों वैसे तो सभी हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम इनके मुख्य नियम में आता है, और साहचर्य व्यवहार का नियम इनका गौण नियमों में आता है। लेकिन इसमें केवल साहचर्य लिखा हुआ है, साहचर्य के साथ में व्यवहार शब्द नहीं है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साहचर्य नियम नहीं होता। बाकी इसके अलावा तत्परता, अभ्यास और प्रभाव इनके मुख्य नियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर ये नहीं है, परिपक्वता नहीं है, अभिप्रेरणा और संवेगात्मक अवस्था। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था इसका क्या होता है? मनोवैज्ञानिक कारक होता है। नेक्स्ट है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन और एरिक एरिक्सन। तो देखो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने, तो राइट आंसर होगा ए। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होगा? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रति तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन, सत्यापन, क्रियाविधि, प्रदर्शन। तो निष्पादन लास्ट में जो होगा वो निष्पादन। कोई भी अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम रूप से क्या होता है? निष्पादन। तो निष्पादन, सत्यापन, यानी जो रिजल्ट आया उसकी सत्यता की जांच करना।
उसके बाद में समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों रक्षात्मक युक्तियाँ, चाहे उदात्तीकरण हो चाहे प्रक्षेपण हो, इस प्रकार की रक्षा युक्तियाँ सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरक अभिप्रेरक प्रेरण का उदाहरण है। उपलब्धि आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा, स्तर, पुरस्कार। तो बाह्य प्रेरणा में होगा पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार, दंड, सजा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब इसमें आते हैं, तो पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो शिक्षण के प्रकार जो हैं स्तर, उसके अनुसार बोध स्तर, स्मृति और चिंतन स्तर होता, प्रदर्शन स्तर नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में D.W. एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। तो सूक्ष्म शिक्षण, 1963 में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण दिया था, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर छात्र अध्यापकों के लिए उपयोग में लाया जाता है और शिक्षण कौशल इससे सिखाए जाते हैं। यानी 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे लेसन प्लान बनाकर अपने ही साथियों के बीच में प्रस्तुत करते हैं और छात्र अध्यापक जो होते हैं वो शिक्षण कौशल डेवलप कर पाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण दिया था। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र जो होता है उसमें मोटिव इज इक्वल टू होता है N+D+I, यानी नीड यानी आवश्यकता, डी ड्राइव चालक या अंतर्नोद या प्रणोद, और उसके बाद में इंसेंटिव प्रोत्साहन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतकारी। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान होता है किसी समस्या के समाधान के लिए। किसी भी विद्यालय में किसी प्रकार की कोई भी अकस्मात समस्या पैदा हो जाती है, तात्कालिक समस्या, तो उसके निदान के लिए, समाधान के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा नैदानिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण जो निर्माण किया जाता है एक प्रकार का ये मूल्यांकन का प्रकार है, जिसमें विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये विशेषताएं पाई जाती है। मूल्यांकन अपने आप में उपलब्धि परीक्षण है, तो इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है। यानी उपलब्धि परीक्षण निर्माण में विश्वसनीयता देखी जाएगी, वैधता देखी जाएगी, वस्तुनिष्ठता, है ना। उपलब्धि परीक्षण खुद अपने आप में एक मूल्यांकन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष में है। तो 2005 में, NCF 2005, तो बी इसका राइट आंसर है। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आकलन का कौन सा प्रकार है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। तो दोस्तों एक संशय वाला प्रश्न है ये, इसमें जो है आपके स्टार होना चाहिए वैसे तो, और इसमें क्या माना जाएगा ये बोर्ड पर निर्भर है। लेकिन अगर हम आकलन के आधार पर बात करें, तो आकलन के आधार पर बात करें तो इसमें उपलब्धि, निदान और सतत ये तो आकलन के पार्ट हैं, जबकि उपचार एक शिक्षण होता है। यानी एक बार बालक सीख जाए, उसके बाद में वो नहीं सीख पाता, कमज़ोर रह जाता, दोबारा उसको पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण होता है। एक दृष्टिकोण से तो उपचार होगा। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नैदानिक परीक्षण जो होता है वो कमज़ोर बालकों की समस्याओं के कारणों का पता लगाने में होता है, नियमित रूप से इसको करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनको पुनः पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नैदानिक, सतत और उपचारात्मक ये तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिस्से हैं। लेकिन उपलब्धि जो है वो अधिगम होने के बाद जांच करने का तरीका। इसका मतलब राइट आंसर इसमें ए और डी में से कोई एक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही इसमें जो है वो है उपलब्धि परीक्षण, ए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें मेरे हिसाब से ए है, बाकी इसमें डी भी माना जा सकता है। उसके बाद में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। स्कीमा जीन पियाजे ने उपयोग में लिया, अधिग्रहण नहीं लिया, आत्मसातकरण लिया है, व्यवस्थापन लिया। इसका मतलब अधिग्रहण, अधिग्रहण जो है जीन पियाजे के सिद्धांत में नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, खालिस्तान कहा जाता है।
कार्योटाइप, आरएनए, एलिल और ऑटोसोम्स। तो एलिल होता है दोस्तों जो जीन्स का एक जोड़ा होता है जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था होती है बिल्कुल, एनल अवस्था होती है और लेटेंसी अवस्था होती है, लेकिन एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं होती। ये एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पैदा हो जाती है एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि सी इसका राइट आंसर है, ये इसकी अवस्था नहीं है, बाकी ए, बी और डी अवस्थाएं हैं। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स सी इस अवस्था का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके शिफ्ट 3 में या 24 तारीख को प्रातःकालीन सत्र में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्न। दोस्तों निश्चित रूप से पूरे प्रयासों के साथ में जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से मेरे दृष्टिकोण से प्रमाणिक हैं, फिर भी बोर्ड की आंसर की हमारे लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। आंसर के आने के बाद में बताए गए प्रश्नों में से जो आंसर मैंने बताए हैं उनसे संबंधित कोई विचलन आता है तो उसके अंदर निश्चित रूप से हम बोर्ड के माध्यम से जब हमसे कुछ मांगा जाएगा तो हम उसका जवाब देने को तैयार रहेंगे। लेकिन एक दो प्रश्न इस पेपर में भी ऐसे हैं जिनके आंसर दो हैं, उनमें से कोई एक माना जा सकता है और वो हमें भी मानना होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में किस बात को लेकर के वो प्रश्न बनाया गया है। क्योंकि मनोविज्ञान में कुछ व्यवहारिकता के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उनमें इस तरह की स्थितियाँ बन सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे शिफ्ट 3 के या यूँ कहें कि 24 तारीख प्रातःकालीन सत्र के मनोविज्ञान के प्रश्नों का उत्तर या उत्तरमाला। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले किसी सूचना के साथ में। धन्यवाद।